कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू समिति के रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है तथा अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की जाए। सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 को की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। संपूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच यह तिरंगा फहराया गया। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा तथा अब से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने लाहौर अधिवेशन में ही गांधी जी को यह अधिकार दिया कि वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मार्च 1931 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। युवाओं द्वारा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे इस अधिवेशन में, क्योंकि युवा कांग्रेसी नेता में गांधी के प्रति असंतुष्टि का कारण सबसे बड़ा था कि क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की फांसी को न बचा पाना। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया था। कराची अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकार किया। के.एम. मुंशी ने किस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में युग परिवर्तक घटना कहा? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा, तो वहीं के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा। किंतु इस समझौते के कारण कांग्रेस के वामपंथी, विशेषकर युवा वर्ग में गंभीर असंतोष था। गांधी इरविन समझौते के द्वारा निम्न बातें इरविन द्वारा मानी गई। वे थे, पहला, जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा, भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं। भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। सरकारी नौकरी में से त्यागपत्र देने वाले को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। कांग्रेस के तरफ से गांधी ने निम्न बातों को स्वीकारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा, कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर डैश के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 हेतु ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया गया। तो इसका आंसर ए होगा सैमुअल होर। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 24 दिसंबर 1932 को समाप्त होने के बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन 24 दिसंबर 1932
के समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र पर विचार हेतु लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई। इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर द्वारा भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया गया। ब्रिटिश सम्राट ने अगस्त 1935 में इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी और यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाने लगा। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने लीग के किस अधिवेशन में द्वितीय राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इलाहाबाद अधिवेशन 1930। कवि और राजनीतिज्ञ चिंतक मोहम्मद इकबाल को प्रायः मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। 1933-35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा। इनके परिकल्पित पाकिस्तान में पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को शामिल होना था। इस प्रस्ताव का रूपरेखा तैयार करने में फजलुल हक तथा सिकंदर हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्तावों से मिली। इस प्रस्ताव में यह व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारत का कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहे तो उसे आज़ादी मिलेगी। 23 मार्च 1943 को लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। सरकार की बांटो और राज करो की इस नीति ने पृथक पाकिस्तान की मांग को संरक्षण प्रदान किया। मुस्लिम लीग के 1908 में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई, जिसे 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार कर लिया गया। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुर लोकटक झील में यह पार्क अवस्थित है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा नदी। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा देवप्रयाग। इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं भागीरथी और इधर से अलकनंदा देवप्रयाग में आकर के। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी है वह है ऑप्शन डी हो जाएगा जस्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को घोषित 20 लाख करोड़ वाला आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 4L पर फोकस करता है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा इसका अंग नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लिबरलाइजेशन। 4L के में है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ। वित्त वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि दर रही? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस्पात। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है, ऑप्शन सी हो जाएगा 2011-12। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। इसे जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सिफारिश पर अपनाया गया। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम मापने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट।
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय की गणना की सबसे उपयुक्त विधि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट साधन लागत पर यानी फैक्टर कॉस्ट पर है। एनएनपीएफसी को प्राप्त करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में से मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन वैल्यू और अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर नहीं अपितु मार्केट प्राइस पर की जाती है, जिसमें अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है और उत्पाद सब्सिडी को घटाया जाता है। व्यय योग्य अथवा प्रयोज्य आय डिस्पोजल इनकम का अर्थ है, ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद जो राशि धारक के पास बचती है वह व्यक्तिगत व्यय योग्य आय यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। धारक इस राशि को व्यय करने के लिए स्वतंत्र होता है। संविधान का 93 यानी 93वां संशोधन अधिनियम संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2010 में, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया शिक्षा का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 21 क और या ए में शामिल किया गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत। जबकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित किया गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 के ए में दिया हुआ है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, तो ये हो जाएगा सूची 2 के 3 वाले पार्ट में 38वां संविधान संशोधन के द्वारा ही। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना 61वां संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इको मार्क्स जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है किस वर्ष से आरंभ किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1991 से। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन प्रॉफिट लॉस के हमारे वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से देखा जा सकता है। इसका आंसर डी है 360। अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित सर्वे में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 53। न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त है।